सीताराम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रुथ विद तनिष्क। सबसे पहले समझते हैं आखिर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बनाई गई एक सोशल मीडिया आईडी है। इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी के अनुसार इस अकाउंट को अप्रैल 2026 में बनाया गया था और इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से ऑपरेट किया जा रहा है। पेज को बनाने का मुख्य कारण बताया गया 15 मई को दिया गया वो बयान। There youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। यानी सीजीआई श्री सूर्यकांत जी ने हिंदुस्तान की यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट कहकर कंपेयर कर दिया, ऐसा कहना था इस सोशल मीडिया हैंडल के फाउंडर का अभिजीत दीपके का। लेकिन आखिर ये पूरा मामला था क्या। यह वीडियो 15 मई का था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फेक लॉ डिग्री और पुअर क्वालिटी कॉलेज डिग्री के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। कैसे लोग लॉ जैसे प्रोफेशन में भी घुस जाते हैं। उन्होंने सीधा उन लोगों को टारगेट किया जो बिना किसी प्रोफेशन के देश और कॉलेजेस का माहौल खराब करते हैं और प्रोटेस्ट करके लोगों को परेशान करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जेएनयू है, जहां आए दिन राजनीति होती, ब्राह्मण देश छोड़ो और हमको चाहिए आजादी जैसे नारे भी लगाए जाते हैं। जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो सीजीआई ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जो बेवजह देश का माहौल खराब करते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके जी ने इस पूरे स्टेटमेंट को देश के सभी युवाओं से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया देश के सीजीआई ने भारत के युवाओं को कॉकरोच कहा है, जिसके बाद ये मामला तेजी से वायरल हो गया। हालांकि बाद में सीजीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया, उनके कहने का वो मतलब नहीं था, उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिर अचानक से कॉकरोच मूवमेंट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता। लाखों में फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं। मुझे पहली बार लगा कि शायद कोई ऐसी पार्टी बनने जा रही है जिसको सच में युवाओं की फिक्र है। मुझे लगा कि ये नया मूवमेंट उस जुडिशरी के खिलाफ होगा जिसने ये बात बोली है। मुझे लगा कि पहली बार कोई ऐसा आदमी खड़ा हो रहा है जो उन पार्टियों का विरोध करेगा जिन्होंने इस देश को नीचे ले जाने का काम किया है और अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन लोगों का प्रोपोगेंडा सामने आने लगा। जहां इनका विरोध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ होना चाहिए था, वहीं इनका विरोध धीरे धीरे शिफ्ट होकर गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पार्टी पर होने लगा, क्योंकि इन्हें पता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध कर इन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे पूरा टारगेट चीफ जस्टिस से हटाकर बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। जहाँ पर मुझे लगता था कि शायद यहाँ इंडिया को अपग्रेड करने की बात होगी, युवाओं की रोजगार, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी रिफॉर्म्स और देश को बेहतर बनाने की बात होगी, वहां पर बीजेपी को अनफॉलो करने की बातें होने लगी। मुझे अभी भी विश्वास था अभिजीत दीपके जी पर कि वो उन सभी पार्टियों का विरोध करेंगे जिन्होंने देश लूटने का काम किया। जब इन्होंने बीजेपी का टारगेट किया, मुझे लगा कि ये आम आदमी पार्टी की भी बात उठाएंगे, जिन्होंने 10 साल दिल्ली वालों की आंखों में धूल झोंका और पिछले 5 साल से पंजाब में सरकार होने के बावजूद कैसे एक युवा गायक सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता और आम आदमी पार्टी आज तक उस युवा को न्याय नहीं दिला पाई। और असली दोगलापन तो तब सामने आया जब इन्होंने बीजेपी गुंडागर्दी और डेमोक्रेसी खत्म कर रही है जैसी बातें तो की, लेकिन टीएमसी के गुंडा राज को पूरी तरह दबा गए। इनके लिए एक ट्विटर आईडी डीएक्टिवेट हो जाने का मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो जाना। लेकिन जब टीएमसी सरेआम कांग्रेस के वर्कर्स को मार देती है, बीजेपी के लोगों को वोट डालने नहीं देती है और प्री पोल वायलेंस जैसे काम करती है, तो ये चीजें इनके लिए फ्रीडम बन जाती। और जब टीएमसी बांग्लादेशियों को फेक वोटर आईडी कार्ड बनवा कर वोट डलवाती है, तो ये इनको डेमोक्रेसी का खत्म होना नहीं लगता है, तो ये एक प्रोपोगेंडा लगता है। मुझे विश्वास था अभिजीत जी कि आप युवाओं के लिए खड़े होंगे। मुझे लगा कि आप जुडिशरी से पूछेंगे कि आखिर क्यों पुणे पोर्चे एक्सीडेंट केस में 2 24 साल के आईटी इंजीनियर्स की मौत हो जाने के बावजूद एक्यूज को सिर्फ 300 पेज का ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया जाता है। क्यों दिल्ली में द्वारका में एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट करके मार दिया जाता है और एक्सीडेंट करने वाले को बेल दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। उसकी माँ जिसका बेटा मारा गया, वो आज भी न्याय के लिए रो रही है। आज भी इस देश में करीब 60 मिलियन केसेस पेंडिंग है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और अगर किसी को लगता है कि गवर्नमेंट जुडिशरी से ज्यादा पावरफुल है, तो शायद आपको और रिसर्च की जरूरत है। मुझे लगा था अभिजीत जी कि आप उन युवाओं के लिए भी आवाज उठाएंगे, लेकिन आपने तो एक पार्टी को टारगेट किया और बाकी पार्टी उसकी गोद में जाकर बैठ गई। जो विरोध जुडिशरी के खिलाफ होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे होने लगा।
फिर मैंने इसके फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में पढ़ा। ये आदमी खुद आम आदमी पार्टी का पूर्व डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन रह चुका है। केजरीवाल और सिसोदिया का खास आदमी बताया जाता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एडवाइजर भी रह चुका है। और अब वही आदमी अचानक से न्यूट्रल यूथ आइकन बन गया है। वही व्यक्ति है जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने जाने का विरोध किया था। जरा सोच कर देखिए, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से क्या दिक्कत हो सकती है, जबकि ये खुद विदेश में बैठा हुआ है। अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को परेशानी होती तो समझ आता, लेकिन इसे क्या समस्या हो सकती है। और अब ये व्यक्ति देश बचाने निकला है। और आप अब हैरान हो जाएंगे इस कॉकरोच पार्टी के टीम मेंबर के बारे में जानकर। सबसे पहला नाम आता है अर्पित शर्मा का। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समय यूके में बैठा हुआ है और आए दिन भारत के युवाओं को सड़क पर आकर गवर्नमेंट गिराने के लिए उकसाता रहता है। और अगर इसे एंटी नेशनलिस्ट कहा जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इनके पिता खुद आम आदमी पार्टी के एक फील्ड नेता रह चुके हैं। और ये लोग कितने न्यूट्रल हैं ये आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल्स पर जाकर खुद देख सकते हैं। जिस तरह ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स खुद को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन उनका कंटेंट अक्सर एक आइडियोलॉजी और पर्टिकुलर पार्टी पर टारगेट करता नजर आता है। जिस तरह ये लोग बाइस्ड हैं, उसी तरीके से इनका मैनिफेस्टो यानी 5 मांगे भी बाइस्ड हैं। आप सोचकर देखिए, इन्होंने ये पार्टी बनाई थी देश के युवाओं की मांगों को रखने के लिए, लेकिन वहीं अगर इनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो उसमें 5 मांगे हैं, जिनमें से एक भी मांगे ऐसी नहीं है जो युवाओं की संबंधित हो या उनको डायरेक्ट मदद पहुंचाती है। इनकी मांग है कि कोई भी एमएलए या एमपी अगर पार्टी छोड़ता है तो उस पर 20 साल का बैन लगा देना चाहिए। मुझे तो हंसी आती है कि ये मैनिफेस्टो केजरीवाल ने लिखा है या अभिजीत दीपके जी ने। इस मांग से साफ दिखता है कि राघव चड्ढा का जाना इनको कितना खल गया। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आती है कि इसमें युवाओं का क्या फायदा। अगर मांगना था तो पेपर लीक करने वालों के लिए फांसी मांगते, और अगर कुछ मांगना था तो IIT, IIM और एम्स जैसे कॉलेजेस मांगते। लेकिन जनाब ने मांगा क्या? इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। और इंडिपेंडेंट हो या गोदी मीडिया, क्या इससे जेई और नीट की सीट्स बढ़ जाएंगी या इससे मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी? और सबसे पहला सवाल है, आखिर ये गोदी मीडिया है क्या? तो मोदी की तारीफ करे और उनकी बुराई ना करे, वही ना। तो इस हिसाब से मिस्टर अभिजीत दीपके और ध्रुव राठी भी केजू मीडिया हुए, क्योंकि आज तक हमने आपके मुंह से आम आदमी पार्टी की बुराई नहीं की। जिस तरीके से नेशनल मीडिया मोदी की बुराई नहीं करती, सेम पैटर्न आपका भी तो वही है। आपने भी कभी किसी विपक्ष पर सवाल नहीं है। और आप बीजेपी पर प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाते हैं, तो आपको आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाने होंगे कि किस तरीके से 2023 में टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर और कैमरा पर्सन मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस लगा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी का सीसमेल एक्सपोज कर दिया था। क्या आपके हिसाब से यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या यही आपके हिसाब से डेमोक्रेसी है? ये कितने देशभक्त हैं और इन्हें भारत की कितनी फिक्र है, ये इसी बात से पता चलता है। इनसे कहा गया कि अगर आपको भारत की यूथ की इतनी चिंता है तो आप देश वापस क्यों नहीं आ जाते? क्यों एसी वाले कमराओं को छोड़कर भारत के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो जाते? तो ये कहते हैं कि इनकी लाइफ को खतरा हो सकता है और इन्हें जेल जाना पड़ सकता है, जैसे उमर खालिद को जाना पड़ा। मतलब ये आदमी खुद अपनी तुलना उमर खालिद से कर रहा है। पर JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे लगाने के आरोप लगे थे। मतलब इसे खुद साफ पता है कि किस तरह ये देश विरोधी की राजनीति करता है। शायद इसी वजह से इसे लगता है कि अगर ये भारत आएगा तो इसे भी उमर खालिद की तरह जेल जाना पड़ जाएगा। भारत के युवाओं को इस प्रोपेगेंडा को फॉलो करने से पहले ये समझ जाना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे अमेरिका में बैठकर बनाया जाता है और सपोर्ट मिलता है यूके से और प्रमोशन किया जाता है जर्मनी से। ये लोग खुद बड़े बड़े स्टूडियोज में बैठकर लाखों फॉलोअर्स और व्यूज कमाते हैं और भारत के युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं। मतलब एक तरफ ये लोग लाखों रुपए कमाकर अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सेट करते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाई और परिवार को छोड़कर सड़कों पर लाठी खाने और मुकदमे लिखवाने के लिए भड़काते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि इनका काम बस नफरत फैलाना होता है, युवाओं को सड़कों पर लाना होता है, खुद विदेशों में आराम से सोते हैं और भारत के बच्चों को लाठी खिलवाना होता है। ये क्रांति नहीं, भीड़ जुटाते हैं, युवाओं की गुस्से से पैसे कमाते हैं, खुद लाखों करोड़ों कमाकर सेफ हो जाते हैं और मिडिल क्लास के बच्चे केसों में फंस जाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद और सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है, सोचिए समझिए और कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि आवाज वही मायने रखती है जो सोच कर उठाई जाए। इसलिए सोचना बंद मत कीजिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। धन्यवाद।